For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए तो फिलहाल करें आज की कार्रवाई शुरू, किया जाए हमला। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में सबसे पहले लेबर लॉ के पोर्शन को स्टार्ट किया था। लेबर लॉ का जो आपका पोर्शन है वो आपका जो है वो 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? और इसमें आपको अप्रॉक्स 20 एक्ट्स पढ़ने हैं। कितने? और उस 20 में सबसे जानलेवा और जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली आपके उस 20 चैप्टर का 100% वेटेज हुआ, तो इसका अकेला वेटेज कितना है? अप्रॉक्स 40%, मतलब समझिए आधे के बराबर ये चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? फैक्ट्रीज एक्ट। तो लेबर लॉ जो आपके कोर्स में दिया गया, लेबर लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक कंपनी सेक्रेटरी ही जो है वो बेसिकली ऑथराइज है क्या करने के लिए? लेबर लॉ का ऑडिट करने के लिए, कि जब आप सीएस बन जाएंगे तो फैक्ट्रीज में जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रोविजन कंप्लाई हो रहा है। और लेबर लॉ इसलिए बनाया गया ताकि जो भी लेबर, जो भी वर्कर कहीं काम करते हैं, तो हमारे देश में चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो शायद उनके साथ जाती हो, उन्हें कम पैसे दिए जाए, उन्हें समय पे पैसे ना दिए जाए, या अच्छे कंडीशन में उनसे काम ना करवाया जाए। आप देखेंगे कि जहां पे जो है वो ज्यादा लेबर मौजूद रहते हैं, लोग उनके साथ जो है टेक एज ग्रांटेड करते हैं और उनको कहते हैं कि देखो भैया इतने ही पैसे देंगे, करना है तो करो वरना हम किसी और को क्या कर लेंगे? हायर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई लेबर ना मिल रहा हो तो अगर वो डबल भी बोलता है तो मजबूर में क्या करना पड़ता है? कराना पड़ता है। हर जगह का सेम रूल है। अगर 10 ई रिक्शा खड़ा हुआ है तो कोई भी ज्यादा पैसा नहीं लेगा, 10 रुपीज जो लेते उसमें चलेंगे। यही शाम या रात का समय हो जाए, सिर्फ एक है और बड़े सारे लोग जमा है, उसका जो है मोनोपोली शुरू हो जाएगा। चाहे वो ग्रामीण सेवा हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे आरटीवी हो, चाहे और कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो बोलेगा 10 की जगह 20-30 दोगे। वो इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि आप नहीं भी जाएंगे तो उसे 5 सीटें ही तो भरने हैं या 10 लोगों को ही तो बिठाना है। यहां पे तो 50 लोग एक साथ खड़े हैं, क्या करने के लिए? अपने घर पहुंचने के लिए। बस यही बेसिकली आपका एस्पेक्ट है। और ओवरऑल हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या कम? कम है या बहुत कम? शर्म की बात है लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, बहुत कम है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसीलिए तभी तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इफिशिएंट होंगे तभी आपको क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। तो लेबर अच्छे कंडीशन में काम करे, उसे समय पे पैसे मिले, सही अमाउंट में पैसे मिले, उसका जो है वो प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा हो, अगर वो बीमार पड़े तो उसे कुछ फैसिलिटी मिले, काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसे कंपनसेशन मिले, उनके बच्चों को उनके जो है एम्प्लॉयर के तरफ से जो है वो कुछ फैसिलिटी मिले, चाहे वो सीकनेस का हो, चाहे एजुकेशन में हो, इन चीजों के लिए। और कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में तो उसे कैसे निपटाया जाए, इन बातों को लेकर के ढेर सारे क्या बनाए गए? लेबर लॉज बनाए गए। उस लेबर लॉज में पहला लेबर लॉ जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट। और ये फैक्ट्रीज एक्ट जो बनाया गया वो इसीलिए कि सबसे पहले इसमें कहा गया कि ये एक्ट आपका एप्लीकेबल कहां होगा? तो ये एक्ट एप्लीकेबल उस जगह होगा जिस जगह का नाम क्या होगा? एकदम फटाफट बोलते जाएंगे ताकि देखो कितना आपने रिवाइज भी कर लिया। हम रिकैप भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप सबका चेक भी करें कि कितना रिवीजन आपका हुआ है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल है सिर्फ उस जगह पे जिस जगह का नाम क्या है? अगर उस जगह का नाम फैक्ट्री नहीं है तो क्या कोई भी प्रोविजन जो हम फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ेंगे, कोई भी प्रोविजन का मतलब है कि किस तरह की सुविधा देंगे, कितने देर काम करवाएंगे, ये सारी बातें जो इसमें लिखी हुई ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा उस जगह के लिए। और कहा कोई जगह फैक्ट्री कब कहलाएगा? लॉ के अकॉर्डिंग। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। हो सकता है कोई और एक्ट फैक्ट्री को अलग डिफाइन करता हो, मैंने आपको बोला भी था आईडीआरए के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज का अलग डेफिनेशन है। हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो अब हमारा फैक्ट्री होने के लिए सबसे पहला सर्कमस्टांसेस, वहां कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोसेस होना चाहिए। यह मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रीमाइस के किसी भी एक हिस्से में या पूरे हिस्से में होना जरूरी है? कहीं भी हो जाए। ऐसा इसीलिए किया गया कि हो सकता है कि इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक रूम में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, तो भी यहां पे कौन सा एक्ट लग जाएगा? फैक्ट्रीज एक्ट। तो कहा गया कि कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक जगह हो रहा है लेकिन बाकी जगह पे उससे जुड़े हुए काम हो रहे हैं तो भी वो जगह फैक्ट्रीज के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? और जहां पे मैंने बोला था कि थोड़ा सा भी लगे कि लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो थोड़ा इन एक्ट्स में, किन एक्ट्स में? लेबर लॉज में थोड़ा क्या हो जाएंगे? किसके तरफ इमोशनल होंगे?
लेबर्स की तरफ और आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा जगह फैक्ट्रीज के दायरे में आएगा तो मुझे एक चीज बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रोविजंस मिलेंगे या नहीं? ज्यादा से ज्यादा वर्कर को, रामदीन, हरिया, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, उन सबको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जितने भी जगह पे उस एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क हो रहे हैं उसको क्या कीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून विराट एंड ऑल द स्टूडेंट्स। सारे बच्चे जो हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार जो है वो हाय हेलो या जय माता दी, लेट्स रॉक कुछ बोलिए, ताकि पता चले कि आप जुड़े हैं और आप पे भी हमला कर सकूं, क्वेश्चन पूछ सकूं। छिप के नहीं बैठना है, सामने आना है। अब देखिए, अगर हम बात करें फैक्ट्री की तो कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर एक भी जगह पे हो रहा है तो जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी हो रहे सबको ऐड करके निकालिए कि टोटल कितने लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये काम करने वालों की संख्या हमें चेक करनी होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? पावर का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लाइटिंग के लिए नहीं। लाइट भले जल रहा हो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भले मैं पढ़ाने के लिए लाइट जलाऊं और पढ़ाऊं व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या वो माना जाएगा कि पावर का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। लेकिन अभी जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए मेरा टच स्क्रीन सारा कुछ, ये सब खत्म हो जाए तो दिखेगा आपको ये सारा बिना प्रोजेक्टर वगैरह के। तो ठीक वैसे ही कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे किसी भी जगह पे, 5 जगहों पे काम हो रहा है और एक जगह पे भी पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन 5 जगह में जितने भी वर्कर काम करते सबको क्या कर दीजिए, और देखिए क्या उनकी संख्या कितनी, या उससे ज्यादा, मिनिमम 10 है तो उस जगह को क्या कह देंगे। और ये संख्या जो हमें चेक करनी है वो कब चेक करनी है? अगर आज हम देखना चाहते हैं कि ये जगह फैक्ट्री है या नहीं है, तो आज से 12 महीने पीछे तक चले जाइए और उस 12 महीने के दौरान क्या एक भी दिन, एक भी पल के लिए क्या वहां पे काम करने वालों की संख्या 10 या उससे ज्यादा थी? और वो जो लोग होंगे उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बस उन्हें हमने जो है वो 1 घंटे के लिए बुलाया कि भाई हमने कुछ सामान उतरवाना है, सामान उतार दो, वो नहीं। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो वो जगह क्या कहलाएगा? और यही अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो कितने होने चाहिए? तो वो जगह क्या कहलाएगा? फैक्ट्री। हमने इसके बाद देखा था कि भले कुछ जगह पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है लेकिन वो किस दायरे में कवर नहीं होगा? क्यों नहीं कवर होगा भाई? यहां पे रामदीन, रामखिलावन, हरिया, बंसी, बिरजू हमारे लेबर काम नहीं करते हैं क्या? उनको सुविधाएं नहीं चाहिए? तो क्यों ऐसा जाति किया? क्या ऐसे जगह पे कोई काम करने जाएगा? सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे, सिर्फ उनके लिए अलग से लॉ बनाया गया, ये वजह है, या कुछ ऐड कीजिएगा? कीजिए। और क्या वर्ड डालिएगा? बिल्कुल, इनके लिए अलग से लॉ बनाया गया है और वो लॉ फैक्ट्रीज एक्ट से जो है वो ऑलरेडी ज्यादा बेनिफिट क्या कर रहा है? मुझे एक चीज बताइए, इंटेंशन क्या है लॉ बनाने का? ढेर सारे लॉ बनाना या किसी को बेनिफिट प्रोवाइड करना? तो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? काम करने वाले को। जब हम फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन उस जगह लगा रहे हैं जो इन दायरे में नहीं कवर होता है, इनमें ऑलरेडी जो लोग काम करते हैं उनको फैक्ट्रीज एक्ट से ऑलरेडी ज्यादा हम क्या देते हैं? सारी सुख सुविधा से लेकर के, अमाउंट से लेकर के, पेमेंट से लेकर के, हर चीज उससे क्या है? बेहतर है। तो हम बेहतर दें, हम उनको एप्रिसिएट करें या डेप्रिसिएट कर दें फैसिलिटी को? इसीलिए इन चीजों को उस दायरे से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखा था, जिसको जनरल टर्म में मैन्युफैक्चरिंग हम कह देते हैं, लेकिन जब हम बात करें रियल मैन्युफैक्चरिंग की तो हमने देखा था जितने भी तरह की एक्टिविटी है, चाहे पैकिंग भी हो तो उसको किस दायरे में रखा? पैकिंग, ऑयलिंग, इवन कोल्ड स्टोरेज में जब सामान रखते हैं तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग कह दिया। क्यों कह दिया मैन्युफैक्चरिंग? जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे तभी वो किस दायरे में आएगा? और अगर वो फैक्ट्री के दायरे में आएगा तभी वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन क्या होंगे? और कहीं पे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ना कॉन्ट्रावेंशन होगा, तो ना ऑफेंस होगा। लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है और वो फैसिलिटी ना दे तो क्या ये कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा? तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग के दायरे को क्या कर दिया गया? बहुत वाइड रखा गया। फिर हमने यहां पे देखा था प्रीमाइसेस प्रिसिंक्ट्स। प्रिसिंक्ट्स का मतलब बंद चीज को क्या बोलते हैं? प्रिसिंक्ट्स। और प्रीमाइसेस का मतलब ओपन होता है। तो इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि फैक्ट्रीज में सारे कमरे जैसे होंगे, हो सकता है खुला एरिया भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? कहा भैया खुला एरिया हो या बंद एरिया हो, जिस भी एरिया में लोग काम करते हैं सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, क्लब कर दो, और तब चेक करो कि 10 लोग और 20 लोग पूरे हो रहे हैं या
नहीं हो रहे हैं। और इसी पे हमने जो है वो केस लॉ लिया था कि नमक बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट जहां बनता है उसमें ज्यादातर लोग समंदर के किनारे काम करते हैं, समंदर से ऐसे करके जो है उसके क्रिस्टल्स को निकालते हैं, जमा करते हैं। वहां पे कहीं कोई पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब वहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आपके इन प्रिसिंक्ट्स में कम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे केसेस में कहा गया क्या करेंगे, जो लोग सीशोर पे काम कर रहे हैं वो इस दायरे में आएंगे या नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं? कहा बिल्कुल आएगा। और इस पे हमारा डिसाइडेड केस लॉ भी था, और हमने उस डिसाइडेड केस लॉ को भी किया था, और केस लॉ लिखने का तरीका भी बेसिकली देखा था। अब अगर टोबैको का प्रोसेसिंग हो रहा है, टोबैको पत्ते से बनते हैं, पत्ते जंगल में लगते हैं। अब अगर कोई पत्ते का प्रोसेसिंग जंगल में कर रहा है और वहां पे लोग हैं बहुत सारे, क्योंकि वहां से पेड़ काट काट के तो नहीं लाएंगे, क्योंकि लगे हुए पेड़ के पत्ते तोड़ेंगे ना, तो वहीं पे हमारा जो एक शेल्टर सा बना दिया और लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगेंगे या नहीं? वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माना जाएगा या नहीं? देखिए, प्रोविजन लगाने के लिए सबसे पहले उसे फैक्ट्री डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फैक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए उसे किस दायरे में रखना पड़ेगा? ये इसीलिए इतने बार कह रहा हूं क्योंकि केस लॉ पूछेगा तो आपको भी ऐसे ही जवाब देना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ रहा है, इसीलिए उस पे फैक्ट्री एक्ट के क्या लगेंगे, प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद हमने देखा था कि अगर जो है वो वुड को कट करके क्या बना रहे, प्लैंक बना रहे, ये तख्ते बना रहे हैं लकड़ी को काट करके, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं? अल्टरिंग से लेकर के डिमोलिशिंग तक जो है वो किसमें आता है? इवन सिर्फ आपने चेयर कहीं से बनवाया और यहां ला करके सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं तो भी ये जगह क्या कहलाएगा? अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, तो इससे जो यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सारा बेनिफिट मिलेगा या नहीं? अरे भाई, काम कुछ भी हो, बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहां पे एक लैंडमार्क केस देखा था, जबरदस्त केस देखा था, और वो था कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिट करना, क्या पहले मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आता था? नहीं आता था। और आपका दिल्ली का ये डिसाइडेड केस है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग का है। उस समय जजमेंट दिया गया कि इनके ऊपर फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये चीज किस दायरे में नहीं आ रहा है। अब उस समय लॉ था तो लॉ था, जैसे हमने बात भी की थी कि निर्भया कांड के बाद जो है कोई भी अगर हीनियस क्राइम करता है तो 13 साल के बच्चे को भी कैसा ट्रीट किया जाएगा, एडल्ट की तरह। लेकिन उस समय उसे फांसी की सजा मिली थी क्योंकि लॉ में प्रोविजन नहीं था। ठीक वैसे ही यहां पे प्रोविजन नहीं था, तो बाद में हमने मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में क्या किया, इसमें अमेंडमेंट किया और क्या डाल दिया, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग। ये भी किस दायरे में आ गया, ये भी आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने जो है यहां पे देखा था कि अगर कोई जो है वो आपका जो है वो कैंटीन वगैरह है, और पहले घी का एग्जांपल देखा था कि सबसे हमने घी को कलेक्ट किया और खुद जो है उसको पैक कर, घी बना नहीं रहे हैं, सारे गांव वालों से जो है वो घी इकट्ठा कर रहे हैं और उसको लेबलिंग करके बेच रहे हैं, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा? फैक्ट्री में जो है वो काम हो रहा है चेयर बनाने का, लेकिन वहां पे कैंटीन भी है, और वो कैंटीन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट लगाना कंपलसरी था। आपने खुद से नहीं लगा करके कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया कि आप कैंटीन मेंटेन करो, आप उससे जो प्रॉफिट आता है वो क्या करो, आप लो। मुझे एक चीज बताइए, जो लोग कैंटीन में काम कर रहे हैं क्या वो ऑक्यूपायर के एम्प्लॉय माने जाएंगे या नहीं? माने जाएंगे, क्योंकि वहां आपको हमने फैसिलिटेट किया, जो काम आपको करना चाहिए था वो किसके जरिए करा रहे हैं? हमने आपको थोड़ा फ्रीडम दिया ताकि आपका सारा फोकस किस चीज पे रहे, आपका सारा फोकस जो है वो रहे अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं कैंटीन में वो इस दायरे में नहीं आएंगे, वो भी इस दायरे में क्या होंगे, आएंगे। अब कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट के जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, कहा उसको कौन फुलफिल करे, कहा उसका नाम दिया ऑक्यूपायर। अगर उसका नाम मालिक देता तो हम क्या बोलते हैं, मालिक। ओनर बोलता तो हम ओनर बोलते। इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, मुझे बद्दुआ आप नहीं दे सकते, मैं तो आसान करके लॉ को पढ़ा रहा हूं। जो लॉ मेकर है उन्होंने बनाया, मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है। उसका नाम क्या दिया इन्होंने, ऑक्यूपायर। अब अगर इंडिविजुअल आदमी फैक्ट्री चला रहा है, पॉसिबल, आप जो है वो प्लास्टिक के चेयर्स बनाते हैं, अकेला सारा पैसा लगा करके बिजनेस किए, सोल प्रोप्राइटर, आपका अल्टीमेट कंट्रोल है आपके बिजनेस के ऊपर, आप क्या कहलाएं, आप कहलाएं ऑक्यूपायर। जितने भी वहां पे लोग काम कर रहे, फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजन आपको कंप्लाई करने। अगर नहीं कंप्लाई हुआ, बताऊंगा कौन कौन से प्रोविजन है, ढेर सारे प्रोविजन है। नहीं कंप्लाई हुआ तो बिल किसके नाम से, वहां काम करने वाले इंप्लॉय के नाम से या आपके नाम से? मैनेजर वगैरह अपॉइंट कर दिया है, उससे कहा नहीं, ऑक्यूपायर के ऊपर ही। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर या सारे पार्टनर,
सारे पार्टनर के ऊपर होगा। और यही अगर किस फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में, ज्यादातर वही है, आप देख लीजिए, रिलायंस है, टाटा है, जो भी है, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में जो वो काम कर रहे हैं, यही जो आप देख रहे हैं नीलकमल का या जो है वो सेलो का जो कुर्सी देख रहे हैं, ये सब कंपनी के फॉर्म में है। खुद आपका ये जो इंस्टीट्यूट है वो भी किस फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में है। तो अगर कंपनी के फॉर्म में है तो ऐसे केस में कौन कहलाएगा ऑक्यूपायर? बिल्कुल, ओनली डायरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ कौन? क्या कोई इंप्लॉय कहलाएगा? ये आप किसी इंप्लॉय को बलि का बकरा नहीं बना सकते। कहा गया कि डायरेक्टर ही गड़बड़ घोटाला करते, इनको फैसिलिटी देना, ये बोलते छोड़ो ना, कौन फैसिलिटी दे, क्योंकि फैसिलिटी देने में क्या लगता है, पैसे लगते हैं, इनकन्वीनियंस है, आपके तरफ से पैसे खर्च होंगे, दिखाऊंगा कितने सारे फैसिलिटीज आपको देने, रेस्ट रूम बनाना है, कैंटीन प्रोवाइड करना है, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और वो भी ठंडा पानी होना चाहिए। अगर इतने से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर लोग काम कर रहे हैं तो इतना स्पेस जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि उसी में ठूस दिया, लग जाओ, सब मैन्युफैक्चरिंग करो, गिरते रहो, पड़ते रहो, पानी गिरा हुआ है ठंड में जो उसी पे चलते रहो, कहा ये सब नहीं चलेगा, ये ना चलवे तो क्या चलेगा, कहा आपको वो फैसिलिटी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली कंपनी चलाते तो डायरेक्टर ही हैं, आप तो पढ़ते होंगे, तभी तो नाम है डायरेक्टर। तो इसीलिए कहा गया कि इनके ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और यहां पे हमने एक केस लॉ भी किया था, कैन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर? बिल्कुल ही नहीं, साफ तौर पे डिसाइडेड केस था। और केस लॉ लिखने का भी चीज बताया था, बिना केस से पहले भी हम लिखे थे और केस के बाद भी चीजों को। क्लियर है ये सारा कुछ? चलिए, इन चीजों के बाद हमने जो है वो एग्जाम्पल इसका किया था, कर लिया था, दोनों केस का, कैंटीन और बाकी केसेस का भी कर लिया था। चलिए, अब यहां हमने चीजों को नहीं किया था, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना इजाजत दीजिए, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे? चलिए, विराट, नमन, आप लोग का और बाकी बच्चों का, आप लोग भी यस जरूर लिखें कि आगे बढ़ें। हाँ जी, बताइए, पूछिए। इसमें अच्छा, इसमें बेसिकली कहा गया कि आप जो है वो कैंटीन चला रहे हैं और कैंटीन जो है वो रखना आपके लिए क्या था, कंपलसरी था। क्यों था कंपलसरी, आगे बता दूंगा कि कितने लोगों के रहने पे कैंटीन कंपलसरी है। अगर कम लोग हैं तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर एक खास नंबर से क्या है तो कैंटीन क्या करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर कंपल्सन था, आपके ऊपर था। आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई आइए हमारे यहां कैंटीन आप रखिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एनआईआरसी में भी कैंटीन है। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न विंग जाएंगे, प्रसाद नगर, तो वहां भी कैंटीन है। वो भी कैंटीन जो है कॉन्ट्रैक्टर चलाता है। कैंटीन जरूर कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है, लेकिन वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समय पे पैसे मिलना, अगर उनका पैसा नहीं मिला, एरियर में पैसा पड़ा, एरियर का मतलब क्या है, मेरे पैसे आज ड्यू हो गए, आप नहीं दिए, तो ये क्या कहलाएगा, एरियर। पैसे ड्यू हुए, आपने दे दिए, तो क्या ये एरियर कहलाएगा, सैलरी? अरे भाई 7 तारीख तक देना था, 7 तक आपने दे दिया, 7 तक नहीं दिया, तो 8 से ये क्या कहलाएगा, एरियर, और ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपके ऊपर। तो इन्होंने कहा कि ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि वो एश्योर करे कि उनके जो भी पैसे या जो भी फैसिलिटी उन्हें मिलना है वो सारा कुछ उन्हें वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोवाइड कीजिए और आप उसको इंडेमनीफाई किससे कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर से। इंडेमनीफाई का मतलब उससे वसूली कर लीजिए। लेकिन रामदीन, राम खिलावन, हरिया, बंसी, बिरजू जो वहां कैंटीन में काम करे, चाहे आपके जो है वो चेयर बनाने वाले में काम करे, उससे कहीं कोई दिक्कत। अब दिक्कत का तो ये नहीं है कि और कुछ चाहिए, चिमनी फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, गंगाजल नहीं दे देंगे। कहने का मतलब है जो बेसिक कम्युनिटी है वो उनको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए, फाइन नमन, थैंक यू। आइए अब यहां पे देखिए क्या चीज अब पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने जो है वो ऑक्यूपायर पढ़ लिया, फैक्ट्री पढ़ लिया। जो ऑक्यूपायर हैं वो जो है वो फैक्ट्री की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कंप्लायंसेस की। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री बन रहा है तो क्या सपना आएगा, सपने में शिवजी आएंगे, बोलेंगे बम बम भोले, या अल्लाह आएंगे, या जीसस क्राइस्ट आएंगे, या वाहेगुरु आएंगे? सारे धर्म लगभग बोल दिया मैंने, मामला नहीं होगा, नहीं तो लोग हैशटैग चला देंगे, सेकुलर दिस दैट। तो अब जो है क्या सपने में जो है वो आएंगे शिव जी और बोलेंगे किसको, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, कि देख बच्चा एक फैक्ट्री वहां पे लगा है, जाके चेक कर वहां पे फैक्ट्री लॉ के सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं, बम बम भू, और गायब हो जाएंगे?
बताइए मुझे, क्या ऐसा होगा? कैसे उन्हें पता चलेगा? तो पता कैसे चलेगा? बना तो हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? ऑडिट के लिए कब जाएंगे? जब पता होगा तब ना कि कोई है ऑडिट। यहां पे कोई क्लास के लिए कब आएगा? जब पता रहेगा। आपको पता था कि यहां क्लास होती तब आप आए? आपको भी पता था तब आप आए? तो पहले ये तो आप तक पहुंचाना पड़ेगा कि यहां पे क्या होती है। इसका मतलब हमें अथॉरिटी को यह बताना होगा या नहीं? क्योंकि अगर वो चोरी चोरी चुपके चुपके करते रहेंगे तो हम ऑडिट करने कहां पहुंचेंगे? इंस्पेक्टर मैं आपको बताऊंगा, इंस्पेक्शन के लिए सडनली पहुंच जाते हैं, और सडनली पहुंचने के बाद उन्हें वीडियोग्राफी तक करने का राइट है। सारी चीज बताऊंगा, तभी तो बोला कि ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यही सारे के सारे लेबर लॉ का क्या है, कहिए, बेस है। बाप कहिए, मां कहिए, बेस कह दीजिए, जो भी आप कह दीजिए, लेकिन मतलब यह है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट अगर हमारा अच्छा है तो लेबर लॉ में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या किया जाए? कहा गया कि सबसे पहला प्रोविजन इसी एक्ट का किसके ऊपर? ऑक्यूपायर के ऊपर। अगर आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री क्या करने जा रहे हैं, कम से कम कितने दिन पहले? कम से कम 15 दिन पहले आप जो है वो किसको जो है वो संदेशा पहुंचाएंगे कि भाई हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और ये एक्टिविटी क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, पूरी बोलिए बोलिए क्या लिखा है? प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स। इसका मतलब जब हम आपको ये नोटिस दें, अथॉरिटी को नोटिस दें, तो आप खुद जरा सोच करके देखिएगा क्या क्या बताना पड़ेगा। आपको नहीं लगता हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं? हो सकता है हम हैजार्डस एक्टिविटी करने जा रहे हैं, केमिकल वगैरह का। केमिकल क्या बनाना अलाउड नहीं है? अगर अलाउड नहीं है तो बनते कैसे हैं? तो आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब वो क्या इंफॉर्मेशन है, आपका अलग से क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ये भी हम लोग देखेंगे। आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है नोटिस बाय द ऑक्यूपायर, या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द पर्टिकुलर विच शुड बी मेंशन इन दैट नोटिस गिवन बाय द ऑक्यूपायर टू चीफ इंस्पेक्टर। पॉसिबल? तो दोनों चीज देखें। फिलहाल हमारा सेंस कहता है कि भाई इंफॉर्मेशन देंगे कि कहां पे फैक्ट्री है, क्या बन रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, देख लेंगे। नोटिस देंगे कितने दिन पहले? लेकिन ये किस तरह की फैक्ट्री के लिए? नहीं, फैक्ट्री तो है तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये वो फैक्ट्री जो नॉर्मल फैक्ट्री है। एक सीजनल फैक्ट्री भी तो होगा। सीजनल का मतलब है जहां पे सालों भर नहीं होता है काम, 6 महीने, 180 डेज या उससे क्या हो रहा है, तो वैसे केस में उसको हम क्या कह देंगे, सीजनल फैक्ट्री। तो सीजनल फैक्ट्री का मतलब हुआ कि जहां पे 180 दिन से क्या होते हैं, कम काम होते हैं, उसको क्या कह देते हैं। और मैंने आपको वजह बताया था सीजनल फैक्ट्री का, जैसे शुगर केन, चीनी मिल वगैरह, मजबूरी है 6 ही महीने चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई शुगर केन, गन्ना जिसको कहते हैं, समझते हैं ना गन्ना, या सिर्फ शुगर केन समझते हैं? समझते हैं। गन्ना भी कहते हैं, ई फॉर ईख भी करते हैं, नहीं पढ़ते थे? इमली, ई फॉर इमली, ई फॉर ईख। तो ये ईख हो गया, गन्ना हो गया, इसी को शुगर केन कहते हैं। तो ये जब खेतों में होगा उसके बाद ना पहुंचेगा कहां पे, फैक्ट्री में। तो ये सालों भर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या फसल है। आपके धान हो गए, गेहूं हो गए, जैसे फ्लावर मिल वगैरह हो गया। तो अगर जिस सीजन में जो होगा उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा काम होगा। तो कहा कि अगर सीजनल है तो उस केस में जितने भी बार वहां पे, ध्यान से सुनिएगा, एक तो जब पहली बार लगाने जा रहे हैं तो कितने दिन पहले, 15 दिन पहले। और अगर सीजनल फैक्ट्री है तो जितने भी बार वर्क आपका क्या होगा, रिज्यूम होगा, हर बार रिज्यूम होने के कितने दिन पहले। थोड़ा अपना किडनी लगाइए और बताइए, बताऊंगा इसके पीछे भी एक दुख भरी कहानी है क्यों इसको किडनी कहते हैं। तो थोड़ा अपना जो है वो किडनी लगाइए और बताइए कि आखिर सीजनल फैक्ट्री के केस में हर बार रिज्यूम होने के 30 दिन पहले क्यों उनको बताएं कि दोबारा जो है काम शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? जो रेगुलर काम करते उसमें दिक्कत नहीं आएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो रेगुलर चल रहे होते हैं उसका लगातार ऑडिट हो रहा है, फैक्ट्री कंडीशन सही होगा। लेकिन अगर मशीन वगैरह बंद हो जाए तो ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें जंग लग गया हो, पेच वगैरह काम ना कर रहा हो, कोई पुली वगैरह ठीक से काम ना करना हो। तो ऐसे केस में कहा गया कि आप बताइए, ताकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाकर के क्या मार ले, एक विजिट मार ले कि भाई इतने दिन से जो बंद था तो जंग नहीं लगा हुआ है, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपरली हो गया है, काम करने लायक है, ताकि ऐसा ना कोई क्या हो जाए, हादसा हो जाए।
तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सीजनल फैक्ट्री के केस में एवरी टाइम जब जब रिज्यूम होगा तो अगर आप सीजनल फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बार नोटिस देंगे या नहीं? जल्दी बोलिए, कितने दिन पहले? 15 दिन। याद रखिए, तो पहली बार जब कर रहे हैं तो 15 दिन पहले, और अगर सीजनल फैक्ट्री है तो पहली बार 15 दिन पहले, उसके बाद हर बार वर्क रिज्यूम होने से कितने दिन पहले? तो 2 कंप्लायंसेस हो गए। लेकिन आप सीजनल फैक्ट्री नहीं है, रेगुलर फैक्ट्री है, तो एक बार देंगे नोटिस, और वो कौन सा देंगे? पहली बार शुरू होने के उसके 15 दिन पहले, क्योंकि बीच में तो अब लगातार फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन वो जो 6 महीने काम नहीं होते तो उसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नहीं आते, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट इंप्लॉय, उसे बाकी जगहों पे भी तो जाना है, और जहां काम नहीं हो रहा है वहां पे उसे प्रोविजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। Whenever a new manager is appointed, अगर नया मैनेजर भी अपॉइंट करे, मैनेजर का मतलब यहां पे कंट्रोल के लिए, जो ओवरऑल फैक्ट्री के सारी चीजों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा एक तरह से। ऑक्यूपायर की जगह, ऑक्यूपायर सेल सेंड टू द इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस। किसको? दोनों को, इंस्पेक्टर को भी और चीफ इंस्पेक्टर को। मतलब बहुत सारे इंस्पेक्टर पे क्या हुए? चीफ इंस्पेक्टर हो गए। इस एरिया में आपका अगर बड़ा एरिया हो सकता है, मायापुरी हम लोग ले ले, जंगपुरा ले ले, नरेला ले ले, नारायणा ले ले, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हो सकता है उन्होंने भवाना, उन जगहों के लिए उन्होंने बोला कि 4 इंस्पेक्टर भवाना के लिए, 2 इंस्पेक्टर जो है वो मायापुरी के लिए, ऐसे ही करके, और बोला इन चारों के लिए एक चीफ इंस्पेक्टर, इन चारों जगहों के लिए। ऐसे ही हायरार्की होता है गवर्नमेंट का। तो बोला कि कितने दिनों के भीतर उनको आपने अपॉइंट किया, इसके कितने दिनों के भीतर? क्यों? ताकि जब वहां पे वो जाए तो पूछते रहे कि भैया बताना जरा कि यहाँ पे जो कंप्लायंसेस के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। वो जाके पूछेगा? बिल्कुल ही नहीं। उसके पास लिस्ट होगा कि दिस एंड दिस लिखा हुआ रहेगा, दुबले पतले, पूरा का पूरा नाम, एज, वो सारा का सारा चीज लिखा रहेगा। और अगर कंप्लायंसेस नहीं हुआ तो किनको पकड़ा जाएगा? ऑक्यूपायर, जो मैनेजर है उनके लिए। पहले तो मैनेजर को ही ना, क्योंकि आपने मैनेजर अपॉइंट किया है, तो पूछेंगे ना। मान लीजिए ऑक्यूपायर जो है वो ऑक्यूपायर हो गए हमारे वाइट, और दुबले पतले क्या हो गए? मैनेजर। इन्होंने इनको रख रखा है, 7 दिन पहले संदेशा दे दिया, मैं इंस्पेक्टर, मैं बन जाऊं इंस्पेक्टर, टीचर हूं, इतना तो इज्जत दे दीजिए। ये नहीं कि सर आप बनो मैनेजर, हम क्या बनेंगे। तो ये लड़ाई नहीं लड़ते। अब मैं पहुंचा वहां पे, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पता है ऑक्यूपायर वो है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी जो है मैनेजर क्या हो चुके हैं? अपॉइंट हो चुके हैं। तो मैं जो है वो दुबले पतले को ढूंढूंगा कि आइए मुझे बताइए कि यहाँ पे ये चीज कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ नॉन कंप्लायंसेस है तो ऐसे केस में जो है वो नोटिस जाएगा। नोटिस जो जाएगा वो किसके नाम से जाएगा? अब जाएगा व्हाइट के नाम से, ऑक्यूपायर के नाम से जाएगा। क्लियर है? लेकिन वहां जाकर के जिसे मैं ढूंढूंगा वो क्या होगा? मैनेजर, क्योंकि ऑक्यूपायर ने मैनेजर को अपॉइंट किया। नहीं अपॉइंट किया है तो किसे ढूंढूंगा? सिर्फ और सिर्फ किसको? ऑक्यूपायर को। लेकिन ऑक्यूपायर ने मैनेजर अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गया, ऐसा नहीं है। बस वो एक पॉइंट ऑफ क्या हो गया? कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखिए, वेयर नो सच पर्सन इज फाउंड, आपने तो बोल दिया, लेकिन वहां पे मुझे कौन नहीं मिले? दुबले पतले नहीं मिले। दुबले पतले को क्या बनाया? मैनेजर, या और कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रोल के हैं। तो इसका मतलब शुड बी डीम्ड टू बी मैनेजर ऑफ द, वेयर नो सच पर्सन इज फाउंड, ऑक्यूपायर को ही क्या माना जाएगा? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनका नाम रतन टाटा है, कुमार मंगलम बिरला है, आजिम हसन प्रेम जी है, या जो है उनका नाम कोई और है, बड़ा नाम है। कहा गया कि अगर हमें नहीं मिला वहां पे कोई और रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो सीधे के सीधे हम क्या करेंगे? आप तक पहुंचेंगे। अब अगर ये प्रोविजन रहेगा तभी ना लोग क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वहां क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। अब मान लीजिए आपने फैक्ट्री चलाना शुरू कर दिया, नोटिस नहीं दिया, मुझे बताइए सबसे पहला कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं? अब मैं ये जाकर के चेक करूं कि आपने सारे कंप्लायंसेस फुलफिल किए हैं, ये फैसिलिटी दी है, या सीधे आपको जो है वो अरेस्ट करूं? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। आपने नोटिस दिया कहां कि आप कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं? आप जो है वो सीजनल वर्क करते थे, आपने जो है वो 6 महीने बाद फिर से शुरू किया, शुगर कैन का शुरू हो गया, वहां पे लोग काम कर, मस्त फैसिलिटी दे रहे, पिज्जा बर्गर खिला रहे, रामदीन, राम खिलावन, हरिया, राम दुलारी, सब बल्ले बल्ले शाबा शाबा कर रहे हैं, इतना फैसिलिटी दे रहे हैं। बताइए आपके नाम से नोटिस होगा या नहीं? ऑफेंस में आप बुक होंगे या नहीं? क्योंकि जब वर्क रिज्यूम किया तो 30 दिन पहले हमें नोटिस, लेकिन वहां सारा फैसिलिटी क्या कर रहे हैं? तो भाई जो आप कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा ना हम ऑफेंस मान रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वही क्या कहलाता है?
कहीं भी लॉ बना हुआ इसका मतलब है यू हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ ईच एंड एवरी लॉ विच इज अप्लीकेबल अपॉन यू। यू हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी। अगर 4 लॉ अप्लीकेबल है तो चारों लॉ करेंगे, और हर लॉ के सारे प्रोविजन करेंगे या चुन चुन के प्रोविजन करेंगे? खाने का चीज थोड़ा ना है कि शादी और पार्टी में गए हुए तो जो अच्छा लगेगा वही खाएंगे और जो अच्छा नहीं लगेगा वो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सीजनल फैक्ट्री का मतलब क्लियर है? दोबारा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में रह सकता है। 180 भी लिखेगा, और ध्यान रखिए यहां पे वर्ड क्या है। अब मैं अगर क्वेश्चन यहां पे लगाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है लॉ में, लेस देन कितना। अब मैं लिखूंगा फॉर कंसीडरिंग अ फैक्ट्री एज सीजनल फैक्ट्री द वर्क शुड बी डन। अब वहां पे लिख रहा हूं मैं 179 और 180 दोनों लिखूंगा। इसीलिए लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन क्या हो, क्रिएट हो, क्योंकि यहां पे लेस देन 180 लिखा हुआ है। अगर 180 पे आपने टिक मारा तो वो गलत हो गया। 179 तक अगर मारा तो क्या रहेगा, सही रहेगा। अब 179 जैसा चीज आपको दिखना ही नहीं है, आपके तो दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी बनता है 180 का डिजिट, 180 का डिजिट, 180 का डिजिट, लेकिन ये 180 पे क्या लगा हुआ है, लेस देन। मैं 180 जो है वो दूंगा जरूर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि फॉर कंसीडरिंग a factory as seasonal factory, how many days the factory should be open? अब अगर मैंने लिख दिया वहां 180 ऑप्शन में तो आप टिक लगाएंगे तो सही होगा या गलत? लेकिन ए में मैंने लिखा है 179 भी लिखा है, तो आपको वहां टिक लगाना है या नहीं? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे सातिर जो है वो लोगों से भी क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि आप पे जुर्म कर रहे, पहले बता दे रहे हैं कि इन जगहों पे क्या रहना है, सावधान रहना है। क्लियर है ये बात? अब इसमें एक चीज आती है और वो ये है कि नोटिस तो हमने समझ लिया, नोटिस का हर एस्पेक्ट, यस या नो। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें बात तो बड़े सारे हमने की है लेकिन थोड़ा समय लगा, लेकिन ये हमें यहां पे ही लर्न हो गया या नहीं? दूसरा तरीका ये होता मुझे सिर्फ इसमें 2 मिनट लगते, इस 10 मिनट की जगह 15 मिनट की जगह, इतना बातचीत नहीं करके सिर्फ एक लाइन एक बार बोलता और फटाक से निकल जाता। आप देखते हैं अगर एक बार बोल के निकलता, देखिए भाई अगर नॉर्मल फैक्ट्री है 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, सीजनल फैक्ट्री तो हर बार रिज्यूम होने के 30 दिन पहले जो है वो क्या कीजिए, नोटिस दीजिए, और सीजनल फैक्ट्री का मतलब जहां कम से कम 180 दिन से कम काम हुआ, बस इतना ही तो बात है। अगर ये इतना ही बोल के इतना ही तेजी में मैं निकलूंगा तो उतना ही तेजी में ये यहां से भी निकल जाएगा। जब तक मैं हूं ठीक रहेगा। आप देखते हैं क्यों बच्चे को बार बार बोला जाता है ये कर, अंत में वो क्या करता है, करना सीख जाता है। छोटा से छोटा बच्चा पोएट्री कैसे लर्न करता है ये बताइए? एक बार बोला जाता है नहीं, राइम्स लगा दिया जाता है, रिंगा रिंगा रोज डैश ऑन द डिश, और लगा दीजिए और पूछिए, उसके बाद सारा का सारा बच्चे को क्या हो गया वो राइम्स। टीवी वगैरह में जो लगा दीजिएगा तो वैसे ही करके सिखाते। प्ले स्कूल में क्या करते हैं, बार बार उसी चीज को दिखलाते रहते हैं। यही बेसिकली पिक्चर मेमोरी है। तो इतने बोलने का पर्पस बस इतना ही कि ये चीज हमारा यही लर्न हो गया या घर के लिए रहा, लेकिन अगर इसे आज घर जाके देख लेंगे तो हमेशा याद रह जाएगा। आज नहीं देखेंगे तो आप अगले दिन जब देखेंगे तो इसी चीज को लर्न करने में आधा घंटा, और अगर 1 सप्ताह बाद देखेंगे ना तो आप ही से पूछेगा कि क्या हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई है। आप ही का लिखा हुआ कॉपी आप ही से पूछेगा। आपको लगा मैंने ही लिखा था कि किसी ने बगल में मेरे में लिख दिया था। अब इसमें एक एस्पेक्ट जो अभी हमने बहुत अच्छे से नहीं किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है कि प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स। नोटिस जब देंगे, चलिए नहीं करते हैं अभी उसको, पहले जरा खुद लगाते हैं भेजा, लगाए थोड़ा किडनी, क्या क्या लिखना चाहिए कि मैं यहां ठीक हूं, आप अच्छे से होंगे, हम आइएगा हमारे फैक्ट्री में, हम आपको समोसा खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और अगर आप गंगाजल का सेवा करते हैं, गंगाजल का व्यापक मतलब है आगे आप समझ रहे हैं ना, रोम विस्की, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, उसका भी इंतजाम करेंगे। ये लिखेंगे। तो जरा बताइए क्या क्या लिखेंगे। नाम, लोकेशन, किस चीज की फैक्ट्री लगा रहे हैं, कौन कौन कितने वर्कर काम कर रहे हैं, किस नेचर का, बिल्कुल, और किस तरह का जो हमारा क्या है नेचर है। तो ये चीज आप भी तो समझ गए पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है। अब जरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो पॉइंट वाइज देख लें क्या चिपकाएंगे। कह रहे नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री। अब देखिए ये सीक्वेंस में बस लिखा हुआ है नेम एंड व्हाट, सिचुएशन। सिचुएशन मतलब क्या हुआ, एड्रेस, किस जगह क्या है, सिचुएटेड है। तो फैक्ट्री का नाम और उसका क्या हो गया, एड्रेस, एक तरह से कहां लोकेटेड है। सॉरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ व्हाट, एक फैक्ट्री का और एक किसका, ये 2 अलग अलग चीज हुई या एक चीज हो गए।
अलग अलग चीज हो गया। इसका मतलब अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखे, फैक्ट्री का जो फैक्ट्री का प्लेस यहां पे लिखना है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताने से काम नहीं चलेगा, आपको कहां का बताना है, नहीं ऊपर में सबसे पहला पॉइंट फैक्ट्री का। मुझे एक चीज बताइए, रेमंड्स कंपनी का नाम सुने हैं? सुने, कपड़े बनाती है। अब इनके बड़े सारे जगहों पे फैक्ट्री, आपको अभी मैंने बोला नीलकमल, सेलो, जो जो दिख रहा है वैसी की बात कर लेते हैं। माइक में ही कह रहा हूं, सिनाइजर हो गया, सोनी कंपनी का, कैमरा हो गया, लॉगिटेक का, ये तो कंपनी का नाम है। इनके फैक्ट्री अलग अलग जगह पे है या नहीं? ऑल दो इनके 4 फैक्ट्री है, 5वां फैक्ट्री नोएडा में लगा रहे हैं, तो ये सारा पर्टिकुलर्स और ये 15 दिन पहले वाला कंप्लायंस करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हर फैक्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं बल्कि किसके लिए है? तो फैक्ट्री का नाम बताया और क्या बताया? सिचुएशन। दूसरा आपने ऑक्यूपायर का बतलाया। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का नाम और क्या हो गया? एड्रेस। पार्टनरशिप फर्म ने बनाया है फैक्ट्री, तो सारे पार्टनर्स के क्या होंगे? अगर कंपनी का है तो, जो कि ज्यादातर केसेस में है, सारे डायरेक्टर्स का एड्रेस, उनका नाम और क्या रहेगा? एड्रेस। तो उनका ऑफिस एड्रेस या उनका अपना जो एड्रेस है, उनका जो अपना इंडिविजुअल एड्रेस है, जो वो अपने आधार पे और अपने वोटर आईडी और बाकी जगह यूज करते हैं, वो एड्रेस बताना होगा, ताकि हम उनका गिरेबान क्या कर सके? पकड़ सके। अगर कंपनी छोड़ के चले गए, वो कंपनी में नहीं है, तो हम उनके घर पे तो जाकर के पकड़ेंगे। द नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर ऑफ प्रीमाइसेस, और जल्दी बताइए अब ये कौन सा बंदा आ गया? ये कौन सा सिचुएशन? ऑक्यूपायर के नाम से होगा या कंपनी के नाम से होगा? ये कौन आ गया? ये भी तो हो सकता है कि आप रेंट पे होंगे, ये सिचुएशन ये है। अगर आप रेंट पे नहीं है तो ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट में ही कवर हो गया, एड्रेस वहां दे दिया, उसके बाद ऑक्यूपायर का तो दे ही दिया। अब क्या बच्चे की जान लेंगे? ये सिचुएशन तब है जब आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस रेंटेड भी तो हो सकता है, और बहुत सारे केसेस में रेंटेड होते हैं। तो उस रेंटेड के केस में ओनर जो है उस प्रॉपर्टी के, उनका भी क्या जाएगा? अब देखिए ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर कुछ हो तो हम लोगों तक क्या हो सके, इसके जरिए ना सही तो उसके जरिए, उसके जरिए ना सही तो उसके पास हम क्या हो सके, पहुंच सके। हाँ जी, किसके ऊपर? क्यों नहीं करेंगे? वो तो अलग अलग सिचुएशन की बात है। अगर मान लीजिए कि मेरा ये जगह है, एज्यूम करते हैं, और मैंने ये जगह आपको रेंट पे दिया है, आप यहाँ पे स्मगलिंग का काम करते हैं, गांजा, चोरस, कोकीन, हीरोइन, वो मूवी वाली हीरोइन नहीं, समझ रहे ना? तो आप उसका यहां धंधा चला रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे अरेस्ट किया जाएगा या नहीं? अब कोर्ट में मैं साबित करता रहूंगा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, लेकिन मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट लिख लेगा या नहीं? नारकोटिक्स केस में मुझे से लेकर के घर वालों तक को भी लेकर के जाया जा सकता है। अगर उनके नाम से भी प्रॉपर्टी होगा तो पॉसिबल है कि मेरा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे भी नाम से और मिसेज के भी नाम से, तो सबसे पहले तो अपने नाम के बदले में उनका ही नाम से ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा, कहीं सुन लिया तो फिर क्या हो जाएगा? आफत हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि क्या हमें उनका नाम देना चाहिए या नहीं, जो ओनर है उस जगह के? आखिर हम लोगों तक पहुंचेंगे। इलीगल एक्टिविटी तो हो सकता है, होता नहीं है क्या? जहां ज्यादा जो है स्पेस है वहां से ही तो सप्लाई, फैक्ट्री से जो है वो चीजें आगे जानी है, सोफा बन के जाना है, उस सोफा के भीतर ही तो बहुत सारा चीज सेफली जा सकता है, नहीं जा सकता? तो इसीलिए वहां सारा का सारा चीज इसी प्रिकॉशन के लिए। क्लियर है? आइए, एड्रेस एट विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री शुड बी सेंट। इसका मतलब है कि फैक्ट्री से रिलेटेड कम्युनिकेशन हम कहां करें? क्या फैक्ट्री का जो आपने ऊपर में दिया है यहां करें, या आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस देना चाहते तो दे सकते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो हो सकता है सीपी हो, पॉसिबल, कनॉट प्लेस, जान रहे हैं। लेकिन जो है वो आपका जो फैक्ट्री जो है नारायणा में हो और आपने ऑफिस वहां बना रखा है, तो आप कम्युनिकेशन के लिए दे सकते हैं कि कोई भी नोटिस या कोई भी चीज हो तो वहां ना भेजा जाए, क्योंकि हमारे सारे लीगल और सारे लोग कहां पे बैठते हैं? कनॉट प्लेस ऑफिस में। तो वो आप देना चाहें तो वो क्या करना होगा? आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं उसी जगह हमारा जो है कंपनी फैक्ट्री सब कुछ है, तो अच्छी बात है। द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कैरिड ऑन, कितने दिन तक? मुझे एक चीज बताइए, क्या इस बीच में आने वाले दिनों में हम कुछ और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई भी फैक्ट्री का लाइसेंस लेते हैं, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पार्ट है आपका सेटिंग अप में, आईडीआर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट।
उसके तहत कहा गया है कि आप जब कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो उस एक्टिविटी को लेकर के आपको जो है वो देखना है कि ये लाइसेंस सेक्टर में आता है या किस में आता है, डी लाइसेंस सेक्टर में। तो उसके लिए अलग अलग प्रोविजन होते हैं, वो अलग आईडीआरए के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं अगले 12 महीने में क्या क्या हम काम करेंगे, उस काम के बेसिस पे ही आपको लाइसेंस मिलते हैं। तो अभी आप बता दीजिए कि अगले 12 महीने में आप क्या करने वाले हैं, किस तरह का काम करने वाले हैं। आप कहेगा सर अगर और भी चीज को डाइवर्सिफाई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप हमें बताओ, हम देखेंगे कि वो लाइसेंस सेक्टर में आता है या डी लाइसेंस सेक्टर में। आप उसका भी लाइसेंस लीजिए और हमें क्या कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ये नहीं हुई, लाइसेंस जो लेंगे वो आईडीआरए के अकॉर्डिंग होगा। और हमें बता दीजिए कि हमें आईडीआरए के अकॉर्डिंग, पहले हम सिर्फ और सिर्फ चेयर बनाते थे, अब हमें लेदर के भी जो है वो चीजों को बनाने का भी परमिशन क्या हो गया है, मिल गया है। हमने ये लाइसेंस ले लिया और इसी प्रीमाइसेस में अब हम ये भी बनाएंगे। और अगर आपको लगता है इस 12 मंथ्स के भीतर ही आप करेंगे, लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ है, तो बता दीजिए कि अगले 12 महीने में हम चेयर बनाएंगे। पहले 6 महीने ये और 6 महीने के बाद से हम धीरे धीरे जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, लेदर का भी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। क्योंकि एक साथ दोनों चीज करेंगे तो शायद हम उसकी मार्केटिंग उतने अच्छे तरीके से ना कर पाए, इसीलिए हम 6 मंथ्स बाद उसे करेंगे। तो कम से कम 12 महीने का आपको जो है ब्यौरा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा सर नया चीज नहीं बना सकते। क्या मैंने बोला, नहीं बना सकते हैं, बना सकते। उसके लिए जो लाइसेंस है या जो परमिशन है वो लेकर के आइए और हमें इंटीमेट कर दीजिए फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ इंस्पेक्टर को कि अब हम यहां पे ये वाली पार्टी भी करेंगे। क्लियर है, ये भी चीज को बनाएंगे। द टोटल रेटेड हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर का मतलब है कि वहां पे कितने घोड़े हम रखेंगे ये हमें बताना पड़ेगा। हाँ जी, और पावर को किसमें मेजर किया जाता है, इसलिए वो लिखा हो कितना यूनिट एक तरह से आप बिजली कंज्यूम करेंगे, कितने मेगावाट की जरूरत है या कितने वॉट की जरूरत है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका गीजर या एसी ये जो है वो आपका जो है वो 1000+ वॉटेज लेता है। कोई कोई गीजर जो डबल रॉड गीजर होते हैं 2000 वॉट लेते हैं, नहीं तो 1000 वॉट। आजकल इलेक्ट्रिसिटी सेव हो इसके लिए भी बनता है तो भी 700-800 वॉटेज लेते हैं। और ये जो बल्ब लगा हुआ है आपके सर के ऊपर ये जो है वो 12 वॉट का है, और वो जो छोटा वाला लगा रहता है वो 6 वॉट और 4 वॉट का होता है। तो वैसे ही जब मशीन चलेगा तो कितना आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। क्योंकि देखिए हर चीज दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है। आखिर उस शहर में कितना इलेक्ट्रिसिटी आएगा ये भी तो अथॉरिटी को चेक करना है। तो अगर कहीं फैक्ट्री वगैरह लग रहा है तो वहां पे तो अलग से ट्रांसफार्मर वगैरह लगते हैं। अगर कभी आप जाएंगे नारायणा, ओखला, इन जगहों पे जाइए, देखिएगा जहां फैक्ट्री शुरू होगा सबके जो है वो बाहर क्या लगा हुआ है, सबके बाहर आप देखेंगे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर अलग से लगा हुआ है। उनके लिए डेडिकेटेड एक ट्रांसफार्मर लगाया है। वो ट्रांसफार्मर जो एक लगा दे तो पूरे मोहल्ले का जो है वो काम हो जाता है। उस फैक्ट्री के लिए अकेला एक एक क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। कहीं पे तो एक से ज्यादा लगाना पड़ता है एक यूनिट में। तो आप बताइएगा तभी ना गवर्नमेंट क्या करेगी, पावर खरीदेगी। क्या कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, गवर्नमेंट से ही तो लेती है, या प्राइवेट प्लेयर जो भी है। जैसे यहां पे आपका जो है टाटा पावर कर रही है, या बॉम्बे आपका जो है वो BSES कर रही है जो कि रिलायंस का है। तो इन लोगों को कितना और मंगवाना है, तो यहां से ही तो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि देखो हमारे 4 और फैक्ट्री बन गए। पहले 3 मेगावाट टोटल सप्लाई होता था, अब आपको 1 मेगावाट और करना पड़ेगा क्योंकि 4 नए नए फैक्ट्री को हमने क्या कर दिया है, इस्टेब्लिश करने का परमिशन दे दिया। वो लाइसेंस ले चुके हैं और अब हमें नोटिस भी दे दिए हैं। इसका मतलब नोटिस देने का मतलब है वो अपना काम क्या करने जा रहे हैं। तभी तो 15 दिन पहले बोला या बाद में बोला, ताकि हम उन सब के लिए बिजली वगैरह का इंतजाम क्या कर सके। वरना पता चला कि वो फैक्ट्री चलाएंगे और इधर लोड शेडिंग करना पड़ेगा, बाकी लोगों को जो है वो चीजें नहीं मिलेगी। आइए, द नेम ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पस का मतलब आप समझ गए। ऑक्यूपायर ने अपनी जिम्मेदारी किसको सौंपी है, व्हाइट ने सौंपा दुबले पतले को। पता नहीं क्या देख करके सोचा इनको तो अगर जो है इंस्पेक्टर फूक दे तो भी ये क्या हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है। देखिएगा ये बोलेंगे सर आप मेरा मजाक उड़ाते थे ना, देखो आज मैं कंपनी सेक्रेटरी और इस कंपनी की ऑडिटर हूं और मैं चाहूं तो ऐसे ही ऐसे आपको क्या कर लूं, खड़े खड़े खरीद लूं, इतने पैसे हैं मेरे पास। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे दिया। गरीब आदमी को आप कुछ दे दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो अब जो है ये बने आपके जो है वो क्या, ऑक्यूपायर के क्या बने, मैनेजर। कहा कि इसकी सूचना इसमें हम दें या ना दें, दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। यही नोटिस है जिसके बेसिस पे फाइनली एक नया फैक्ट्री क्या होने जा रहा है,
और अब जो अथॉरिटी है उनका सरदर्द बढ़ने वाला है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को लगाना पड़ेगा। हो सकता है ज्यादा फैक्ट्रीज बन जाए तो ज्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे या नहीं। गवर्नमेंट में वैकेंसी कैसे निकलती, ऐसे ही तो निकलती है। बैंक में कैसे वैकेंसी निकलती है ज्यादा, उस बैंक में बहुत ज्यादा अकाउंट वगैरह ओपन होने लगा, तो अब जो है वो ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी, तो क्या करते, तभी तो वैकेंसी निकलती है। लेकिन चूंकि वो चाहते किसी तरह से मैनेज हो, तभी आप देखते हैं ना कि वैकेंसी थोड़ी क्या निकलती है, कम। लेकिन आप देखिएगा कि जिस सेक्टर में बहुत तेजी, जैसे आप क्यों देखेंगे रेलवे, एसएससी, इन जगहों पे बहुत ज्यादा अभी वैकेंसी आने वाला है। एसएससी क्लरिकल वर्क जिसको कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ऑफिसर लेवल पे कम वैकेंसी है। क्यों कम वैकेंसी है, क्योंकि ऑफिसर्स को तो मैनेज करना है, ओवरऑल प्लानिंग बतानी है, लेकिन एग्जीक्यूशन के ऊपर डायरेक्टली बर्डन आ जाता है। कब, जब लोग ज्यादा होते हैं उस केस में। जैसे मुझे पढ़ाना है, ध्यान से सुनिए, मुझे पढ़ाना है, आप जो है वो 100 रहे, 200 रहे या 500 रहे, मेरे बोलने पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं होना है। अभी मैं बोल रहा हूं, चाहे जितने भी लोग जुड़े रहे ऑनलाइन ऑफलाइन, 10 की जगह 10,000 भी जुड़े रहे, कोई फर्क पड़ना है मुझे, टेक्निकल टीम को? सोच के देखिए, दम निकलेगा टेक्निकल टीम को, किसका लॉगिन हो रहा है, किसका लॉगिन नहीं हो रहा है। 10,000 लोग एक साथ कनेक्टेड है, कहीं सर्वर तो नहीं बैठ गया, उन सबको जो एक्सेस सही से जा रहा है। आप यहां बैठे हैं, अगर यहां पे 500 लोग होने लगे, 1000 लोग होने लगे, मैं तो आया और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जो यहां पे बाकी जो है वो स्टाफ होंगे, साफ सफाई करने वाले, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? मैनेजमेंट करने के लिए जो लोग होंगे, कौन बच्चा आया, किसका आई कार्ड इश्यू हुआ, किसका जो है वो नोट्स गया है, इसमें एक कम चाहिए या ज्यादा स्टाफ? तो मुझे बताइए, इस लेवल पे लोग बढ़े या नहीं बढ़े? अल्टीमेटली आप पढ़ने आए, पढ़ा मैं रहा हूं, मैं बढ़ा नो। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैनेजमेंट लेवल पे बहुत कम जो है वो क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट किस लेवल पे होता है? एग्जीक्यूशन लेवल पे, जिनको उस काम को क्या करना रहता है, एग्जीक्यूट। मैंने बोला मैं इतने बजे से क्लास लूंगा, हो गया, मेरा काम बोलना था, मैनेज कर दिया मैंने, मैनेजमेंट बोल दिया। एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी उतने बजे जो है वो बच्चे के लिए बैठने का, उनके बाकी चीज, बुक, क्लास अगर लाइव जा रही तो वो सारा चीज। तो वैसे यहां पे इन्होंने बोला कि मैनेजर का नाम हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए, और इसी समय नंबर ऑफ वर्कर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड। ये लाइकली वर्ड क्यों लिखा है, लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री ना। ध्यान से पढ़िए लॉ को, लॉ आप पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन सीखिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ही तो पढ़ रहे हैं इधर हम जेआईजीएल में। लाइकली वर्ड बोला, सही कह रहे हैं फ्यूचर, थोड़ा सा और सोचिए, वर्ड लाइकली क्यों दिया, ये क्यों नहीं लिखा द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो अप्रॉक्स क्यों बोला, क्योंकि काम नहीं शुरू हुआ है, ये बोलिए। अगर हम इस समय देखिएगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ऑडिट के समय लाइकली वगैरह वर्ड नहीं रहता है। एज ऑन डेट बताइए कितने लोग इंप्लॉयड है, कितने लोग जो है स्किल्ड वर्कर है, कितने जो सेमी स्किल्ड है, कितने जो है अनस्किल्ड वर्कर हैं। लेकिन अभी क्या फैक्ट्री शुरू हो गई है? अरे भाई जरा एक पीछे तो आइए और ये देखिए, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। पार्टी खत्म हो जाए तो बता देंगे कि इतने लोग पार्टी में आए थे, या पार्टी शुरू हो गई तो बता देंगे इतने लोग पार्टी में हैं और हम लोग पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी में बुला रहे हैं, आपने न्योता दिया है, लेकिन जरूरी है कि आपने 500 को बुलाया तो 500 आएंगे ही। ऐसे यहां पे अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़े ज्यादा या कम लोग क्या हो, एम्प्लॉयड हो, इसीलिए वर्ड क्या यूज करना पड़ा है। लेकिन अगर हमारा फैक्ट्री स्टार्ट हो गया और पूछेंगे हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग देयर, तो क्या वो अप्रॉक्स या लाइकली लगा सकते हैं? अभी पूछ रहा हूं तो अभी के अकॉर्डिंग बताओ। तो फ्यूचर का तो जिस दिन पूछूंगा उस दिन का उस दिन बताना। मैं तो अभी पूछ रहा हूं ना कितने वर्कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो 100 लोग काम कर रहे, बोलेंगे लाइकली 500। क्यों? मुझे लगता है 3 साल बाद 500 लोग हो जाएंगे, ये बताना रहेगा, या अभी जितने काम कर रहे हैं। चलिए, सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसका मतलब जल्दी से बताइए, क्यों ये लिखा? लॉ में जब भी ऐसा लिखा रहे, ये लिखने का कुछ पर्पस था, और यहां पे फोकस करने का मेरा कुछ पर्पस है। 2 तरह से जो है वो लिस्ट बनते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हर जगह लॉ में एप्लीकेबल होगा, चाहे आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी लॉ पढ़ रहे हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक क्या बोला और एक क्या बोला? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि उसमें और भी कुछ क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। और एग्जॉस्टिव का मतलब है क्लोरोमिंट का ऐड, दोबारा मत पूछना,
यानी जितना लिखा हुआ है बस उतना ही, उससे ज्यादा एक भी शब्द नहीं। उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। अब ये लिस्ट आपका एग्जॉस्टिव हुआ या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव। इसको इंक्लूसिव बनाना था, इसलिए नीचे लिखा कि ये सारी बात तो है ही, कुछ और भी बात अगर जरूरत पड़े तो उसमें हम क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन अगर ये लिस्ट हमारा एग्जॉस्टिव होता तो भाई इसके अलावा आगे कुछ और बहुत सारे ऐसे लिस्ट आपको दिखलाऊंगा, एग्जॉस्टिव वाले लिस्ट सब आएगा। जब फेमा, सिक्योरिटी लॉ ये सब पढ़ेंगे वहां पे सारे एग्जॉस्टिव आएंगे, बस जितना बोला उतना ही। ये भी दे दूं, थोड़ा चंदा दे दूं, थोड़ा ये दूं, कुछ नहीं, जो है वो क्या उतना ही। तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव आपको खुद पता चल जाएगा कि लिस्ट यहां पे एग्जॉस्टिव होना चाहिए था या इंक्लूसिव। बताइए एग्जॉस्टिव होना चाहिए था या इंक्लूसिव सही है? सही है, क्योंकि हो सकता है कि नेचर ऑफ फैक्ट्री के कारण कुछ एस्पेक्ट वो और भी क्या हो सकता है, मंगवा सकते हैं। और वो आपको दिखेगा भी, जब मैं आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, इसी चैप्टर में है लेकिन टाइम लगेगा। जब हैजार्डस एक्टिविटी वगैरह के लिए कंप्लायंसेस पढ़ाऊंगा तो उस केस में इस नोट्स में यानी इस जगह पे एक दो और बातें जाएंगी और उस समय मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, वहां मैं पूछूंगा भी कि क्या ऐसा चीज था जो मैंने बोला था कि जब हैजार्डस एक्टिविटी वाले फैक्ट्री पे हम आएंगे या फैक्ट्री जहां पे हैजार्डस एक्टिविटी होता है तो वहां पे हमें नोटिस में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उस जगह आपको याद दिलाना पड़ेगा, सर आपने पर्टिकुलर्स ऑफ नोटिस के केस में कहा था कि अगर कोई हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है तो इसमें कुछ और भी चीज शामिल होगी। दैट्स वाई इस लिस्ट को क्या रखा गया है? क्लियर है पूरा? फैक्ट्री जान लिया, मैन्युफैक्चरिंग जान लिया, ये भी जान लिया कि वहां के प्रोविजंस किसको कंप्लाई कराने हैं, ये भी देख लिया कि ऑक्यूपायर को कितने दिन पहले न्योता संदेशा दे देना है, रेगुलेटरी बॉडी बोल दे, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वो सब रेगुलेटरी अथॉरिटी तो हो गए। और वो जो बतलाएंगे, नोटिस देंगे, उस नोटिस में किन किन बातों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। पढ़ लिया। अब देखिए इनकी जनरल ड्यूटीज क्या है, क्योंकि यही ड्यूटीज पे अब आएंगे। किनकी जनरल ड्यूटीज? ऑक्यूपायर की। यहां से सारे चीज जो लिखे हुए, थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो इग्नोर कर दीजिए, जो लिखा हुआ है जनरल ड्यूटीज में बोल रहा हूं। अब मुझे आप बताइए कि आप कुछ बता पाएंगे जनरल ड्यूटीज ऑक्यूपायर की? ना, अगर सही बोलूं ठीक से काम हो रहा है वो जनरल ड्यूटीज में नहीं हुआ। ये तो यहां हमारा कंसर्न नहीं, इस एक्ट का कंसर्न नहीं है। ठीक से काम का मतलब है उन्हें फैसिलिटी वाला ठीक आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होकर के सामान निकला है वो करेक्ट निकला है नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये तो आप खुद देखोगे, बाप बाप करके 10 लोगों को आप लगाओगे, क्यों? यही तो आपका धंधा पानी है। लेकिन उनका मेन काम क्या हुआ? जनरल ड्यूटीज, कि उनके हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, अगर हम जनरल टर्म में कहें हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड और जनरल फैसिलिटीज और कन्वीनियंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है तो केयर एक्स्ट्रा रखा जा रहा है या नहीं, मशीन वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली फेंस है या नहीं, लिफ्ट वगैरह का मेंटेनेंस सही है या नहीं, अगर कोई फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी या कोई चीज है तो वो समय पे जो है वो उसका जो है वो मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, ऑयलिंग वगैरह हो रहा है या नहीं, उसके नट वगैरह को ठीक से देखा जा रहा है। कहने का मतलब है अगर हम ब्रॉड में जाएं तो 2 ही 3 निकल के आता है, एक कन्वीनियंस का चीज, एक वेलफेयर का चीज, एक सेफ्टी का चीज हो गया। और अगर हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है तो कुछ खास तरह का और क्या रखना, प्रिकॉशन रखना। प्लस जो भी वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो वर्कर का अमाउंट, वर्कर का नंबर एक खास लेवल से ज्यादा है तो उनके लिए अलग अलग तरह के और भी चीज को प्रोवाइड करना, और वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे वो रेस्ट रूम हो, चाहे वो क्या हो, उनके लिए जो है वो वॉशरूम हो, चाहे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये सब तो फैसिलिटीज में ही आ गया। यही बेसिकली काम हुआ ना, किसका? ऑक्यूपायर का। तो यहां पे देखिए जनरल ड्यूटीज में क्या रखा गया है। अब आप कहेंगे सर तो ऐसे क्यों लिखा, हम तो समझ गए, ऐसे ही समझ गए। एग्जाम में लिखना रहेगा या नहीं 3 मार्क्स के लिए? पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बोथ है। तो इसका मतलब देखिए दोनों जगह ध्यान रखना है। किस जगह से, मैंने आपको पहले बोला था, हर जगह ध्यान रखिए कि किस जगह से ऑब्जेक्टिव रेज किया जा सकता है, किस जगह शॉर्ट नोट्स। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद बतलाऊंगा आपको कि इसी जगह से शॉर्ट नोट्स हो सकता है और इस जगह से कमेंट पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स पूछा तो कैसे आंसर करेंगे, और उसी चीज पे कमेंट पूछ दिया तो कैसे आंसर करेंगे, और अगर उसी चीज पे डिस्क्राइब करना पूछ दिया तो कैसे आंसर करेंगे, उसी चीज को केस लॉ में दे दिया तो कैसे आंसर करेंगे। याद है ना, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
क्या एग्जाम्पल लिया था? घर में खाना बना है, सेम खाना है, आप खाइएगा, सर्व करने का तरीका अलग रहेगा, पड़ोसी आया है अलग तरीके से सर्व करेंगे, जीजा जी फूफा जी आए हैं तो अलग तरीके से क्या होगा, वो सर्व होगा। तो चलिए जनरल ड्यूटीज में देखिए, पहला ड्यूटी देखिए कैसा है, बहुत टफ चीज है। कहा कि ऑक्यूपायर शैल है या मे है? ऑप्शनल हुआ, मैंडेटरी हुआ? मैंडेटरी। जहां पे भी शैल लिखा हुआ है इन जनरल वो मैंडेटरी प्रोविजन है, और जहां मे लिखा हुआ वो क्या है? मैंने इन जनरल इसलिए बोला क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं कि कुछ जगहों पे मे को कैसे ट्रीट किया जाएगा, शैल की तरह। वहीं पे हम मिसचीफ रूल, हिडन रूल लगाते हैं ताकि जो है वो हमें क्या करना है, मिसचीफ को जो डिफीट है उसको सप्रेस करना है और किसके तरफ बढ़ना है, रेमेडी की तरफ हमें जो है बढ़ना है। तो एवरी ऑक्यूपायर शैल एंश्योर सो फार एज रीजनेबली व्हाट प्रैक्टिकेबल। भाई जितना तक क्या हो सके, संभव हो सके। ये वर्ड इसलिए यूज किया गया कि रामदीन को बोल दें कि लगातार इसे एसी में रखना। वाह, खुद जो है वो ऑक्यूपायर एसी में ना हो और कह रहा है रामदीन जब काम करेगा तो उसके आगे पीछे एसी लेकर के आप घूमते रहना। कहा नहीं, रीजनेबल जो है वो, और जो क्या चीज है, प्रैक्टिकेबल है। किस चीज से रिलेटेड? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। इसी तीन में लगभग सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। प्लांट एंड सिस्टम आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। अब एक मुझे बताइए यहां प्लांट एंड सिस्टम का क्या मतलब हुआ? पौधा, प्लांट मतलब पौधा। जरूरत पड़ी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? रुकिए जरा, कोई बोलेंगे नहीं। इस लाइन को सारे लोग देखिए और यहां बताइए ये जो प्लांट एंड सिस्टम वाला चीज लिखा हुआ है, यहां पे जो है मुझे जो है वो कौन सा जो है वो बेसिकली जो है वो लॉ को लगाना पड़ेगा, कौन सा इंटरप्रिटेशन का रूल लगाना पड़ेगा। आप लोग भी, नमन, विराट, सारे लोग जो भी JIGL में बच्चे हैं, कौन सा रूल यहां लगाइएगा? मुक्का ना मारूं मैं आपको। लिटरल इंटरप्रिटेशन, सबसे पहला एक चीज बताइए, क्या लिटरल लगा सकते हैं? अगर किसी ने लिटरल बोला तो मैं सबसे ऊपर चढ़ के कूदूंगा ताकि गिरूं तो जो है, और ये मत बोलिएगा मैंने पढ़ा है, तब तो एकदम और ऊपर जाके कूदूंगा। लिटरल लगाएंगे किसी शर्त पे? क्योंकि लिटरल उस जगह लगा ही नहीं सकते जिसका एक से ज्यादा क्या हो। यहां पे प्लांट का मीनिंग पौधा भी हो सकता है और प्लांट मशीनरी भी हो सकता है। तो अगर इसका दो मतलब है तो हम उसके जनरल मतलब पे जाएंगे, डिक्शनरी मतलब पे जाएंगे, या कौन सा मीनिंग लें? एक सेंसेबल हो गया, लेकिन यहां पे एक और भी चीज लगेगा, एक और भी मैक्सिम लगेगा जो आज आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इस क्लास के बाद। तो अभी तक के लिए आप अगर मुझे बोलते हैं कौन सा, तो मैं हां बोल सकता हूं क्योंकि अभी आपकी जानकारी उतनी ही है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। इसके लिए जो रूल लगता है वो रूल जो है वो आपको बताऊंगा सेकेंडरी और अदर रूल में वो आता है, और जिसका मतलब होता है व्हेन वी हैव टू इंटरप्रेट एनीथिंग एंड देयर आर मल्टीपल मीनिंग देयर, तो हम उसके एसोसिएट वर्ड से उसका मीनिंग निकालते हैं। अभी आपने ये नहीं पढ़ा है तो अभी खत्म थोड़ा मैंने बोला JIGL हो गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है उसकी भी, तो करेंगे वहां। तो फिलहाल यहां पे प्लांट का मतलब पौधा लेंगे या मशीनरी? ठीक है। सेफ है और रिस्क टू, विदाउट रिस्क टू क्या है? भाई वहां पे लोग काम कर रहे हैं तो इतना धुआं, इतना ये ना निकले पॉल्यूटेंट की सामने वाले कोई क्या हो जाए, बीमारी हो जाए। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल सब्सटेंस। उसका स्टोरेज कैसे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को जब रखा जाता है तो उससे रेडिएशन निकलता है। केमिकल वगैरह आपने बना लिया, बनाते वक्त सब कुछ का ध्यान रखा, लेकिन जब उसे ला करके आप स्टोर कर रहे हैं तो उसका रूल होता है कि उस बकेट को एयर टाइट बकेट में रखा जाता है। अब कहिएगा सर ये वर्ड कहां से देखा? ये जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि बकेट एयर टाइट है या नहीं। अगर वो एयर टाइट नहीं होगा तो उससे स्मेल आएगा। आप देखिएगा कि कहीं पे पेंटिंग का काम हो रहा होता है, नॉर्मल पेंटिंग वगैरह, आप जाइए वहां ज्यादा देर नहीं रह पाइएगा। आप अपने ही घर में लकड़ी का काम करवा लीजिए और दरवाजे बंद करके जरा रह करके दिखाइए, 1 घंटे लगेगा, सफोकेशन में दम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो केमिकल अभी रिलीज हो रहा है। जब तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा देर नहीं रहेगा तब तक वो रहने लायक सिचुएशन नहीं की। कभी फील किया ऐसा
कि लकड़ी का पेंटिंग वगैरह करवाया या घर में पेंट वगैरह करवाया तो तुरंत जो है वो उसमें रह पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो कहा गया कि अगर वो एयर टाइट नहीं रहेगा, वो सोचिए ना वही पेंट तो बना हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, तो लगातार जो है वो लोगों को जो है वो जा रहा है लंग्स में या नहीं जा रहा है। कहा गया इन चीजों का ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन आर नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए रामदीन, राम खिलावन, हरिया, बंसी बिरजू ये काम कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो सारे आईआईटी इंजीनियर हैं, लेकिन मशीन वही चला रहे हैं? ये देखिए कोर वर्क करने वाले लोग, यही खास बात होती है। जो आईआईटी के इंजीनियर है वहां एक विजिट मार देंगे, काम खत्म, जो मैकेनिकल वाले हैं, और वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो हर दिन हाथ गंदा कर रहे हैं वही जो है ये चेयर बना करके दे रहे हैं। अब अगर वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो आईआईटी में पढ़ाई नहीं की है ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, तो क्या उन्हें सब कुछ पता होगा, या जब आप उन्हें सिखाएंगे तो वो जानेंगे? तो जो हमारे ऐसे वर्कर होते हैं वो सिर्फ तभी जान पाते जब हम उनको क्या देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो भाई जब आप इस तरह के चीज को करना तो उस समय ये वाला डबल मास्क लगाना, क्योंकि बहुत तेज नाकों में रेडिएशन जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा और मजबूरी है। मैं आपको बताऊं, आप कभी इरेजर का नहीं व्हाइटनर का स्मेल लिए हैं? व्हाइटनर सबने हाँ या ना तो बोलिए, देखा है? व्हाइटनर फ्लूइड जो होता है हाईली जो है वो डैमेजिंग सब्सटेंस है, बहुत कम यूज करना चाहिए, या नहीं करे तो बेहतर है। उसमें जब आप एक बार सूंघते हैं तो माइंड के सेल्स तक को डैमेज कर देता है, इतना केमिकल उसमें मिला हुआ होता है। और जो आपके नशा करने वाले लोग होते हैं जिनको नशा नहीं मिलता है, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे ऐसे कपड़े में लगा लेंगे और आपको दिखेंगे एकदम सूखे हुए से, मतलब दुबले पतले जो है दुबले पतले हैं, लेकिन दुबले पतले होना और एक सूखा हुआ होना दोनों में अंतर होता है। आपको देख के ही लगेगा कि उसे एक तबड़ाक मारे, क्यों? क्योंकि उन्होंने नशा ले लेकर के अपने शरीर को क्या कर लिया है, उस तरह से कर लिया। और आप निकलेंगे तो आपको मेट्रो के पास आज भी जाइएगा, थोड़ा नजर मारते हो तो आपको ऐसे एक दो जो है वो प्राणी जरूर दिखेंगे, कोने में बैठ के या तो गाजा या जो भी चीज हो वो कर रहे हो। तो नहीं कुछ मिला तो क्या कर लिया, वही नाक में लिया, उसी से कर लिया। वही लोग जो बेसिकली जिनको जो लत लगी हुई है वो अल्कोहल नहीं मिलने पे आपका जो है वो कफ सिरप वगैरह पी लेते हैं। और यही वजह है कि कुछ कफ सिरप जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाएगा आपको। लेकिन एक कौन सा कफ सिरप होता है, कोडेक, कोडेक कफ सिरप, उसमें एक सब्सटेंस कोडेक होता है, ये तब दिया जाता है, उस खांसी में दिया जाता है जो खांसी ऑब्स्ट्रक्टिव खांसी, रुकेगा ही नहीं, रुक ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, तब वो कोडेक वाला दिया जाता है। पता है उससे क्या होता है, वो दिमाग को ये सेंस भेजना बंद कर देता है कि मुझे खांसना है। आप देखते होंगे आप कब खांसते हैं, आपको एक फील होता है कि थोड़ा अगर हम खांसेंगे ना तो अच्छा फील होगा, दिमाग को सेंस जाता है, तभी ना आप खांसते हैं। नहीं, हर चीज तो आप तभी एक्टिविटी करते हैं, वो दिमाग को ये सेंसेशन देना बंद कर देता है। तभी तो बोला है कि दिमाग की चीज को क्या करता है, हिट करता है। मजबूरी है, बीमारी है तो करना पड़ेगा, वरना छाती दर्द करने लगेगा, दूसरी बीमारी हो जाएगी, बंदा मर जाएगा। देखते कभी खांस खांस करके पेट का ये पोर्शन दर्द होने लगेगा, छाती दर्द होने लगता है, रिब्स में दर्द, उस केस में लास्ट में दिया जाता है। उसी का इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं। तो यहां पे कहा गया कि वो सारा इंफॉर्मेशन देना जरूरी, क्योंकि ये भी चीज तो कहीं बन रहे हैं। तो जहां पे कहते थोड़ा सूंघने से जो इतना डैमेज होगा, वहां जो बाल्टी का बाल्टी और बाकी जो है आपका ड्रम का ड्रम बन रहा है और उसका पैकेजिंग हो रहा है, तो वहां स्मेल नहीं आ रहा होगा। तो एजुकेट करना पड़ेगा कि पूरा बंद वाला हेलमेट के साथ वो लगा करके रखना है, और उस समय उस एटमोस्फेयर से सांस भी नहीं लेना है। तो क्या सांस रोक के रखना है? जी नहीं, सिलेंडर रखा हुआ रहता है उनके पास कि उसी मास्क में जो है ऑक्सीजन है, उसी से सांस लेना है। देखिए हमारे लिए वो जरूरी है तो केमिकल बनता है, लेकिन अगर वहां सांस ले ले तो मर जाएगा। एनेस्थेसिया कहीं बनता है या नहीं? सुने एनेस्थेसिया का नाम? जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो एनेस्थेसिया देकर के बेहोश किया जाता है। यूजफुल चीज है या नहीं? हार्ट ट्रांसप्लांट या कोई भी चीज हो या कोई बीमारी हो, चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, नहीं एनेस्थेसिया देगा तो ऑपरेशन हो पाएगा? चीख के मर जाएगा, दर्द से मर जाएगा, बीमारी से तो बाद में मरेगा, 2-4 साल बाद मरेगा। अगर ऐसे चीर दिया तो उसी समय दर्द से ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये एनेस्थेसिया जिसको सुंघाने से आप बेहोश हो जाते हैं, जरा बताइए मुझे, जब ये बन रहा होगा तो वो एटमोस्फेयर में लीक के चांसेस नहीं है? और पता चला उसी समय अगर सब लोग जो है वो बेहोश हो गए और लगातार वहां से चीज मीठी हो रहा है, तो अभी बेहोश हो गए, ज्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा?
आप सुने होंगे बहुत सारे ऑपरेशन में भी ऐसा हुआ है कि बीपी चेक किया जाता है, उसका हार्ट लेवल सब कुछ देख करके तब एनेस्थेसिया दिया जाता है। और एनेस्थेसिया देने के लिए अलग से किसको बुलाया जाता है? एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। अगर कभी भगवान न करे आपको मौका लगे, लेकिन रिलेटिव वगैरह का भी हुआ होगा तो सुनते होंगे कि हाँ एनेस्थेसिस्ट बोलते हैं उसको, वो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी अलग पढ़ाई होती है। हो सकता है दुबले पतले, इनको तो जो रुमाल में व्हाइटनर दे देंगे तो बेहोश हो जाएंगे, ऑपरेशन कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी जो है वो कितना रेसिस्ट करता है। और जो लोग, आपको पता है, जो गुटखा वगैरह खाते हैं, जो जर्दा वगैरह खाते हैं, और जो लोग खास तौर पे अगर कहीं गलती से, समझ रहे हैं, गंगाजल का सेवन करते हैं, उन लोगों को ज्यादा एनेस्थेसिया का डोज देना पड़ता है। क्या करने के लिए? बेहोश करने के लिए। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा था, सुनेंगे ये कहानी? तो 4-5 साल पहले की बात है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा था और पता मुझे नहीं था कि पेट में, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन है। एकदम बिल्कुल मैं पढ़ा रहा था, ऐसे ही क्लास चल रही थी और क्लास के दौरान बहुत तेज दर्द हुआ था। हालांकि मैंने क्लास वो खत्म किया, लेकिन बीच में, जैसे आप लोग का ब्रेक होता है फिर दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं, उस बीच में मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। लक्ष्मी नगर उस समय क्लास रहा था, वहां पे ही मुकुंद हॉस्पिटल है, वहां पे गया तो पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उसका एक ही तरीका है, उसको क्या किया जाना? निकाला जाना, ऑपरेट किया जाना। तो पहचान के ही कुछ दोस्त लोग थे, तो वो ऑपरेट कर रहे थे। पहचान मतलब सीएस बिरादरी के नहीं थे, डॉक्टर्स थे। तो वो एनेस्थेसिया वाले जो हैं वो दे रहे थे एनेस्थेसिया वगैरह। मैंने बोला था कि बाद में मुझे सारा चीज बताना, कितनी देर में बेहोश हुआ, क्या हुआ, जानना। आज बीइंग टीचर हूं तो थोड़ा क्यूरियोसिटी हो ही जाता है कि चीज समझू, प्रोसेस समझू। सब कुछ देख रहा था। अंतिम में जब मास्क लगा उसके बाद मुझे याद नहीं आया। थोड़ी देर तक सब बात करते रहे, फिर बात होते होते चीज खत्म। मैं जब ऑपरेशन के बाद निकला और चीजों को ये किया तो मुझे लास्ट में जो है थोड़ा सा महसूस हो रहा था जैसे कुछ स्टिच किया जा रहा है। क्योंकि नहीं होता है कि जब फ्रेंड जो है डॉक्टर हो तो थोड़ा ध्यान रखते कि ज्यादा डोज नहीं देना है, क्योंकि एनेस्थेसिया तो नुकसान ही करता है कहीं ना कहीं जाकर के। मैंने बोला कि कितना टाइम लगा था मतलब बेहोश होने में? मुझे बोला कि बेहोश होने में बेकार एनेस्थेसिया दिए थे, इससे अच्छा जो 2 मिनट तक नाक दबा देते तो ऐसे ही बेहोश हो जाते। क्योंकि मैंने बोला कि मैं किसी भी तरह का चाय कॉफी भी नहीं पीता, तो मेरे अंदर तो ना कैफीन जा रहा है ना कोई और चीज जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, गरीब आदमी कहां से पैसे लाऊंगा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता। तो वैसे लोग जो है वो जल्दी क्या हो जाते हैं? एनेस्थेसिया का डोज। और वही मेरा एक फ्रेंड था, उसका ऑपरेशन हो रहा था, मत पूछिए, ही इज आईएएस ऑफिसर। तो लेकिन जानते ही आप मुखर्जी नगर में जो माहौल रहता है, जब आप तैयारी कर रहे होते तो जम के पीता था। लेकिन आज आईएएस ऑफिसर है, उस समय जब वो था तो जम के पीने वाले लोग थे। उसके ऑपरेशन में जो सबकी किसकी याद आ गई थी? नानी की याद आ गई थी। क्योंकि बहुत सेंसेबल तरीके के बड़े लोग थे, पैसे थे, तभी ना स्टूडेंट लाइफ में जो है आप सब कुछ कर रहे हैं। तो हर लोगों का एनेस्थेसिया लेने का लेवल क्या होता है? अलग अलग। यही वजह है कि यहां पे कहा गया कि रामदीन, रामखिलावन, हरिया, इनको क्या किया जाए? ट्रेनिंग, एजुकेट कीजिए। एजुकेट करने का मतलब ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जहां पे जरूरत है कि इस इक्विपमेंट की ट्रेनिंग, पता चला अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो गिर गया। अब देखते होंगे कटर आता है, ऊपर से ऐसे कट स्टील को कट कर देता है, मतलब मोटे मोटे सीट को। अब मान लीजिए उसी में उसे बोला जाएगा कि आगे जो ये बटन से इसको काम करना है, ऐसे करके नहीं ठेलना है। हो सकता है आपने ठेला और आपका टाइमिंग मिसमैच कर गया, आपने ठेला आगे करने के लिए कटर को, तब तक वो आया उड़ा दिया इसको। तो बोला गया कि ऐसे नहीं करना है, हमेशा जब भी आप इसको आगे की ओर पुश करेंगे इस स्टील से करेंगे, इस आयरन के रॉड से उसे आगे करेंगे, ताकि अगर किसी भी समय में टाइमिंग का क्या हुआ, मिसमैच भी हुआ, तो अगर कोई चीज कटेगा तो वो आपका हाथ नहीं होगा, बल्कि वो चीज होगा जिसके मदद से आप इसको आगे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसे ठेले तो पॉसिबल है ये कट जाए, मिसमैच हुआ, ये करेंगे तो यही कटेगा ना। तो ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन उन्हें देना। मेंटेनिंग कंडीशन दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ, यही प्रोविजन नहीं है, ये तो जनरल क्या है? ड्यूटीज है। अब इसी के भीतर आप देखिए कौन कौन से चीज निकल करके आ रहे हैं? कन्वीनियंस, सेफ्टी, वेलफेयर, यही सब आ रहा है ना, ट्रेनिंग। अब इन्हीं चीजों के लिए अलग अलग तरह के सारे क्या आएंगे? प्रोविजन आएंगे। अभी तो ये बोला कि इनसे रिलेटेड प्रोविजन क्या करेंगे? वो
इनसे रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज होंगे वो सबको इंपार्ट करेंगे। और इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए डिटेल में दिया हुआ रहेगा कि भाई सेफ्टी मेजर्स मींस क्या हुआ, सेफ्टी का मतलब, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज शामिल हुआ, मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, कितने दिन पे, 6 महीने पे या 12 महीने पे या 1 महीने पे, अगर कहीं पे काम कर रहे हैं व्हाइट वॉश कितने दिनों में किस तरह से करेंगे, ये सब आना शुरू होगा किसमें, इस डिटेल प्रोविजन में। क्लियर है? तो अब जो हमारा आगे एस्पेक्ट आएगा वो होगा कि वो कौन कौन से प्रोविजन है जो इनको क्या करना है, फुलफिल करना है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो जो चीज हमने की है इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। हमने फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक शॉर्ट नोट्स हो सकता है पहले कि डिफाइन फैक्ट्री। क्लियर? क्वेश्चन बन सकता है हमारा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। जितने भी हमारे स्लाइड है वहां सब पे हम चले ताकि आप रिवीजन करके आएंगे, वो क्वेश्चन हो सकता है। प्रीसिंक्ट्स एंड प्रीमाइसेस आर वन एंड सेम थिंग अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कमेंट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसको अगर आप पहले निकाल करके बैठिएगा तो एग्जाम में कभी भी आपको धप्पा नहीं लगेगा। धप्पा वाला गेम खेला है? पीछे से कोई आया हाइड एंड सीक जो बोलते हैं, हम लोग छुपम छुपाई कहते थे, तो वो पीछे से आया कोई धप्पा नहीं दे देता था जब आपने नहीं देखा तो ऐसा कोई धप्पा नहीं लगे, क्योंकि हम तो पहले से सारे क्वेश्चन निकाल करके बैठे कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी। केस लॉ किस जगह से हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, फैक्ट्री से हो सकता है, और प्रीसिंक्ट प्रीमाइसेस को मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके केस लॉ दे सकता है या नहीं? ऑक्यूपायर को डिफाइन करने दे सकता है। ऑक्यूपायर के ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज, ऑक्यूपायर जो नोटिस देगा और उस नोटिस का क्या कंटेंट होगा, ये सब 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं? अब इसी में जो है केस लॉ बनाना चाहे तो ऑक्यूपायर पे केस लॉ बन सकता है या नहीं? फैक्ट्री में जो लोग डायरेक्टली काम करते हैं और जो कैंटीन वगैरह में काम करते हैं उनके जो है वो किसके दायरे में वो आएंगे? फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन दोनों पे लगेगा या एक पे लगेगा, इसको लेके केस लॉ दे सकते हैं। अब इनमें से किसी भी तरीके से हमें नचाए, चाहे नागिन डांस कराए, चाहे रैप कराए, चाहे जैक कराए, जो भी कराए, कर पाएंगे या नहीं? क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछेगा बस नंबर याद रखना पड़ेगा। यहां बस याद रख, मैंने समझा जरूर दिया है लेकिन आपके माइंड में ये 15 डेज रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे बनता है आपका ऑब्जेक्टिव। 30 डेज पहले अगर बोला है तो प्रिज्यूम होने के, किसमें? सीजनल के केस में जितने भी बार वर्क आपका क्या होगा, रिज्यूम होगा, उसके हर बार कितने दिन पहले। अब ये 30 डेज तो याद रखना पड़ेगा। ये जो हम कहते हैं ऑक्यूपायर जब भी जो है किसी मैनेजर को अपॉइंट करेगा, इसका नोटिस कितने दिन में देगा? मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? नहीं, यही चीज मैं आपको टोकना चाह रहा था कि हर जगह एक ही चीज नहीं लगाना है, 2 चीज का ध्यान रखना है। वो डिजिट क्या है और उसका कैलकुलेशन कहां से करते हैं। अपॉइंटमेंट जब उनका करते हैं उसके 7 दिनों के भीतर। क्लियर है यहां? और वहां 15 दिन कहां से होता था? जब आप फैक्ट्री में काम शुरू करने जा रहे हैं उससे 15 दिन पहले। और अगर ऑक्यूपायर ने मैनेजर को अपॉइंट किया है तो अपॉइंट करने के विद इन हाउ मेनी डेज? मैक्सिमम 7 डेज, ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के भीतर। लेकिन अगर वर्क शुरू करने जा रहे तो उस केस में कम से कम कितने दिन पहले? 1 महीने पहले बता देगा तो क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा? सीजनल फैक्ट्री रिज्यूम करना है, कम से कम कितने दिन पहले बताएगा? अगर 2 महीने पहले बता दिया तो कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा? यही सब बात ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अगला पड़ाव हमारा आता है और वो ये है कि हमने सारे के सारे ऑक्यूपायर के ड्यूटीज वगैरह जो थे, जनरल ड्यूटी वो तो देख लिए, लेकिन ड्यूटीज इतना ही नहीं है। पूरा का पूरा अब जो प्रोविजन है, जो रियल फैक्ट्रीज एक्ट है, कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत रामदीन, राम खिलावन, हरिया, बंसी, बिरजू, राम दुलारी, इन सब को क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो उस फैसिलिटी को सेफ्टी मेजर्स में रखा गया है, उन्हें वेलफेयर में रखा गया है, कन्वीनियंस में रखा गया है, कितने वहां पे वॉशरूम, कितने यूरेनल, कितने रेस्ट रूम, कितना आपका शेल्टर होगा, इन सारे चीज, ड्रिंकिंग वाटर कैसा, ठंडा गर्म किस तरह का, अगर वहां वुमेन वर्कर इतने से ज्यादा हैं तो वहां पे बच्चों को रखने के लिए क्रेचेज होंगे या नहीं, वहां पे लोग होंगे कि नहीं जो उस बच्चे का ध्यान रख सके, और अगर कहीं हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है तो उस केस में क्या क्या और एक्स्ट्रा प्रोविजन होंगे। तो इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के सारे चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल मेरी आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।